प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और कल वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने जो है वो अपने वकील अजहर सिद्दीक साहब के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है और कहा है कि आज खुद नोटिस लिया जाए और देखा जाए कि ये इलेक्शन कमीशन फैसले जो इलेक्शन है वो नहीं करा रहा है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सारे सवाल उठे हैं। जो कल का एक्शन है इलेक्शन कमीशन का, बहुत सारे सवाल उठे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के बाद उसके मुकाबले में एक और फैसला जारी कर दे जो उससे कॉन्ट्राडिक्टरी हो, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट भी ना किया जाए। उनके फैसले के फौरी बाद एक और फैसला अपनी मर्जी का या अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एक बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला जारी कर दे। क्या ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है? और इलेक्शन कमीशन मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा। कल भी हमने ये सवाल उठाया था कि एक मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा मुसलसल कि जी हम इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। लाहौर हाई कोर्ट में भी ये कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा कि इलेक्शन की तारीख देना हमारा काम नहीं है, ये गवर्नर का काम है या सदर का काम है या किसी और का काम है, हमारा काम बहरहाल नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने खुद तारीख भी दे दी। क्या इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है? निगरान हुकूमतें जो 90 दिन के लिए आती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्या 90 दिन के बाद भी ये बरकरार रह सकती हैं? आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। अगर नहीं देता तो फिर कौन 90 दिन के बाद हुकूमत करेगा और इलेक्शन कौन कराएगा? तो बहुत सारे सवालात हैं जो आज हमारे सामने मौजूद हैं, और ये मामला जाना तो सुप्रीम कोर्ट ही में है। चाहे आज खुद नोटिस दिया जाए, चाहे तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर इसको सुना जाए, तो अदालत इन सवालों को किस तरह से फिर देखेगी, ये बहरहाल अपने तौर पर एक अलग एक अहम सवाल है, एक सिचुएशन है। तो हम इस पर बात करते हैं अब होने क्या जा रहा है। हमारे साथ अहमद पंसोटा साहब, माहिर आइन और कानून, बहुत शुक्रिया पंसोटा साहब, खुश आमदीद आपको। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब आपको भी खुश आमदीद। अंदलीब अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ मैं। सबसे पहले पंसोटा साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि क्या इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में कर सकता है? यानी वो फैसला अपनी जगह इन फील्ड है, उसके ऊपर ये फैसला आ गया। देखिए जी, पहली तो बात ये देखना ही ज़रूरी है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस किस्म का फैसला कर भी सकता है कि नहीं। मान लेते हैं इस वक्त नो देयर इज़ नो जजमेंट। पहली बात यह कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 220, 218 सब क्लॉज 3 जिसका आज तज़किरा भी किया गया, 112, उसके तहत पाबंद है कि उसने 90 दिन में इलेक्शन करवाने थे। चूँकि कंट्रोवर्सी आ गई, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया जिसमें इनको टास्क किया गया कि ये इलेक्शन की डेट दें। इवेंचुअली उसको फिर सुपरसीड कर गई, या उसकी इन एडिशन टू दैट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आइन की तशरीह की गई, आइन को रीइटरेट किया गया। द ऑब्वियस वाज स्टेटेड, और वो क्या था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एट द बेयर मिनिमम एक डेट देगा, जिसको फॉलो करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में 30 अप्रैल की डेट दे दी। अब ये सारी की सारी सिचुएशन कवर अप हो गई। जो थोड़ा बहुत एक्सीड हुआ टाइम, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कवर दे दिया। इस चीज़ की मौजूदगी में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की मौजूदगी में, अब जब इसको विड्रॉ किया गया, पहली तो बात यह कि जिन प्रोविजन ऑफ लॉ का सहारा लिया गया, आर्टिकल 218(3), वो ये नहीं कहता कि इन्होंने विड्रॉ करना है नहीं करना, वो तो ये कहता है कि आपने इलेक्शंस फ्री फेयर और उनको अवाम की मांगों के मुताबिक, जो आइन की मंशा है उसके मुताबिक करने हैं। फिर आज के इस ऑर्डर में एक बड़ी मजेदार चीज़ है जो कि शायद किसी की नज़र से गुजरी नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चूँकि हर थोड़ी देर बाद वेयर एज कहीं से जब उठा के आप चीज़ तहरीर करते हैं, उसमें यह भी लिख गया है कि हमें किसी ने सपोर्ट नहीं की, और आर्टिकल 220 की वायलेशन उन्होंने स्टेट कर दी है कि जब हमें हर तरफ से सपोर्ट ना मिली और मुल्क के हालात ख़राब और ये सब, तो हमने फैसला किया हम डेट लेट कर दें। ये दो चीज़ों का केस बन गया। पहली बात सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन है। दूसरी बात, एक डेट दे के सेक्शन 58 इलेक्शन एक्ट रेड विद 218 के तहत जो सहारा लिया गया, और 254 के जी हम टाइमलाइन बढ़ा सकते हैं, ये गलत किया गया। और तीसरी बात, चार्जशीट बना दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जितनी है उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है। तो जब वो चार्जशीट बना देंगे, आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा बात हुई थी कि आर्टिकल 220 की वायलेशन का मतलब ये है फिर आइन से इनहराफ है। तो ये सारे का सारा जो केस है, वो ऑर्डर जो इतना लंबा 8 सफ़ों का है, वो आइन से इनहराफ भी है। आइन के इनहराफ की तहरीर मौजूद है आज की, किस ने उनका साथ नहीं दिया, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये साइन करके खुद लिख के दे दिया है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को या आईने पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते। अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने करना है, जो कि मैं जाते जाते कहता जाऊं, उनकी ज़िंदगी का शायद ये सबसे बड़ा फैसला हो, एंड ही हैज़ टू राइज टू द ओकेजन टू मेक श्योर कि आइन
और जो आइन की स्पिरिट है दैट रिमेन्स प्रोटेक्टेड। सही है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या रास्ते हैं? क्या ये फैसला सस्पेंड हो सकता है? इस पर तो हम आगे जाके बात करते हैं, लेकिन पहले मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से भी यही राय ले लूं। कामरान साहब, क्या आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है? शायद उसमें जब ये प्रोसीडिंग चली थी तो इस पे मेरे दोस्त की इतनी गहरी नज़र नहीं थी कि जो कुछ उन्होंने फरमाया मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, इससे इत्तफाक नहीं करता। आपने शायद वो प्रोसीडिंग जो है ना, वो आजकल जब प्रोसीडिंग होती है जिस तरह से पार्लियामान की प्रोसीडिंग जो है ना वो रिकॉर्ड होती है, उस तरह से अब अदालतों में भी बाज़ जगह पे प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होती है, और अगर कोई किसी की एक्सेस हो तो उस प्रोसीडिंग को जितने दिन भी चली उसका एक कोई कैसेट वगैरह निकलवा के ज़रा सुन लें। उसमें एक चीज़ जो मैं नाम नहीं लूँगा, जजों का मोहतरम है मेरे लिए, मगर आपको जो बार बार जो है ना वो एक जुमला जो है वो एक से कई दफ़ा जो है वो दोहराया गया, क्योंकि मैं सारी थ्रू आउट प्रोसीडिंग मौजूद था तो मेरी यादाश्त में ये महफूज है कि सिर्फ जो है वो तारीख दी जाए, और वो तारीख जो है ना उसके बाद तो फिर इलेक्शन मुलतवी भी हो सकता है अगर वो हालात ऐसे ना हुए। अगर किसी को इस बारे में शक है तो उस रिकॉर्डिंग को निकलवा के देख लीजिए, सुन लीजिएगा, या फिर किसी जो लोग मौजूद थे मुस्तकिल उनसे पूछ लीजिएगा। मैं इत्तफाक से कामरान साहब मैं कहा कि मैं भी मुस्तकिल वहां पर थ्रू आउट पूरी प्रोसीडिंग में मौजूद था। जो मेरे हाफजे में है वो ये है, मैं अर्ज करता हूं, जो मेरे हाफजे में है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप तारीख दीजिए। मैं बात कर रहा हूं ना सर, मैं सिर्फ एक जुमला, अगर आप इजाजत दें, आपकी इजाजत से एक जुमला सुन लीजिए ना। चले क्या लीजिए? मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा था कि आप तारीख दें, अगर कोई रुकावट होगी तो फिर आप हमारे पास आ जाइएगा, उसको देख लेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट के पास। उसको जो हाफजे से, फिर मैं इसीलिए बात हाफजों पे नहीं ले जाई जाती। असल में हाफजों का मसला ये होता है कि मैं जैसे JUI से हूँ या मेरा किसी पार्टी से या किसी नुक्ता नज़र से ताल्लुक़ है तो मैं अपने मतलब की चीज़ें अपने हाफजे में महफूज करता हूँ, और किसी का अगर वो दूसरे किसी नुक्ता नज़र से है तो वो भी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें अपने हाफजे में महफूज कर लेता है। तो बेहतर यह है कि उसमें रिकॉर्डिंग होती है, उस रिकॉर्डिंग को सुन लिया जाए, ठीक है ना जी। तो ये मामला जो है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो आपके सामने आ जाएगा। फिर एक और बात बताऊँ, ये भी ये तारीख देने का मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले नहीं किया गया था, गो कि हमारा कहना ये था, एटलीस्ट JUI का कहना ये था कि तारीखें जो है वो गवर्नर्स ने देनी है, मगर एक तारीख जो है वो गवर्नर के लिए छोड़ दी गई, और दूसरा उन्होंने कहा चूँकि वो आर्डर पास नहीं किया, उस पर कोई उन्होंने कंसेंट नहीं किया, और अल्टीमेटली जो ना वो असम्बली 48 आवर्स गुजरने के बाद डिज़ॉल्व हुई है, तो उसमें तारीख सदर देगा, ठीक है जी। तो इसमें तारीख जो थी वो सदर ने दी थी। अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए तारीख सदर ने दी थी और सदर की तारीख को कोई चेंज आप समझते हैं कर लिया गया, तो वो चेंज अगर की है तो वो अल्ट्रेशन जो है या मॉडिफिकेशन जो है वो परमिजेबल है सेक्शन 58 के। अब एट दी मोस्ट जो है ना वो अगर कोई आर्ग्यू हो सकता है कोई बात, वो अल्ट्रेशन तो हो सकती थी, मॉडिफिकेशन तो हो सकती थी, मगर जो ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर कोई बात आर्ग्यू हो सकती है कि वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कम से कम मुद्दत में वायलेट तो दस्तूर जो है ना, जिसको दस्तूर की वायलेशन समझा जा रहा है वो बकौल दोस्तों के वो वायलेट तो हो गया, तो फिर उन्होंने कहा कि कम से कम जो है ना उसकी वायलेशन हो और कम से कम मुद्दत, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कोई ग्राउंड अवेलेबल है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। मगर एक बात और अर्ज़ कर दूँ, आप चूँकि कोर्ट में मौजूद रहे और कोर्ट में जब जो लोग मौजूद रहते हैं उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग से भी दिलचस्पी होती है, क्या आपने आज तक देखा है या कोई ऐसी जजमेंट है कि जब एक दफ़ा 9 मेंबर का बेंच बन गया हो या कितने भी मेंबर्स का बेंच बन गया हो तो बगैर किसी कोर्ट आर्डर के क्या वो मेंबर उसकी मेंबरशिप कम हो सकती है? रिक्यूज़ तो उन्होंने कर दिया, रिक्यूज़ करने 2 लोगों ने रिक्यूज़ करने के बावजूद जो है ना उनकी जगह फिल इन होनी चाहिए थी, हुई या कोई कोर्ट आर्डर हुआ? आंसर मैं यकीनन इसमें चाहूँगा। फिर 2 लोगों ने जो है ना इसको डिसमिस किया, ठीक है जी, एक ने अयाज साहब ने डिसमिस किया, उनके साथ कंकर किया तरमिनला साहब ने, ठीक है जी, वो उसके मेंबर थे। बाद में वो किस तरह से उसमें बेंच से अलहदा हो गए उसके बारे में प्रोसीडिंग में कुछ ना कुछ तो कागज़ पे ब्लैक एंड वाइट में तो होना चाहिए। चले उसको भी छोड़ दीजिए, बाकी रह गए 5 में से 3 ने कुछ कह दिया, बाकी 2 ने कुछ कह दिया, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ ओपिनियन आ गए, जब मुख्तलिफ ओपिनियन आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आर्डर ऑफ द कोर्ट होता है ना जी,
पहले तो 3 लोगों का एक ओपिनियन हो गया, 2 लोगों का बाकी मानदा एक ओपिनियन हो गया, फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है? तो किसी ने वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अभी तक आज तक देखा है? अगर देखा है तो मुझे भी दिखाए, मैं भी कम से कम जो है ना अपने आप को इसमें वो मेरे भी इल्म में इजाफा होगा। और जब मेरे इल्म में इजाफा होगा तो फिर अगर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अगर फर्ज करे ना मिले, इम्प्लीमेंटेबल क्या होता है? सही है। इम्प्लीमेंटेशन तो बुनियादी जो मेरा सवाल था कामरान साहब, उसका जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि क्या ये जो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ने दिया है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है या नहीं है आपके ख्याल में? मैं वही बात, आपके सवाल का जवाब जो है ना वो इतना लंबा जो जवाब दे रहा हूँ ये तफसील के साथ दे रहा हूँ कि कोई ऑर्डर जो है ना वो अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है तो वो हम देखेंगे कि अगर किसी के पास, किसी दोस्त के पास ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद है, इसको ऑर्डर, ये तो ओपिनियन कह सकते हैं 3/2 का या फिर उसके अलावा 2 मजीद का, तो 7/2, तो ये सारा कुछ जो है ना जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होगा फिर इस दोनों को मिला के देखेंगे, फिर पढ़ के बताएंगे कि इसमें कोई वायलेशन हुई है या नहीं हुई है, फिर आगे बात करेंगे। क्योंकि अभी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंचे, इसमें से कहीं पे अदालत में पेश होना हो। ठीक है, हम नहीं हम बहुत अच्छे तरीके से नतीजे पे पहुंचे हुए हैं, मगर शायद इस प्रोसीडिंग में हमको भी आना पड़े, क्योंकि कल प्रोसीडिंग जो है ना वो कहते हैं हम इनिशिएट करने जा रहे हैं, जिसमें मुतालबा भी हुआ है कि सो मोटो का, और जिसमें जो है वो पिटीशन भी ले जाना चाह रहे हैं। तो लाएं पिटीशन, फिर उसके बाद हम पेश होंगे, फिर अपने जो हमें समझ आती है वो बताएंगे भी। जी अंदलीब साहबा, ये मामला जा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहा है और आप ही लेकर जा रहे हैं, मुतअद्दिद दरखास्तें हैं, फिर मुश्ताक गनी साहब भी पहले भी एक उन्होंने कंटेम्प्ट की भी दरखास्त डाली हुई है जो अभी फिक्स नहीं हुई थी हेयरिंग के लिए। क्या इस बात का कोई इम्कान मौजूद है कि सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं और आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट करके कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें? क्योंकि अल्टीमेटली आना ये सियासी कुव्वतों के ऊपर ही है। सुप्रीम कोर्ट भी शायद ये चाहेगी कि सियासी जमातें मिल बैठ कर फैसला कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया असद। इसके 3 पहलू। पहले तो ये, जो मैं तो लॉयर नहीं हूँ लेकिन जितने लॉयर्स आए हैं हर तरफ से और जितनी बार एसोसिएशन हैं, उन्होंने कहा है कि ये आइन की, जिसको कहते हैं ना तोड़ने के, एब्रोगेशन ऑफ द आइन के मुतरादिफ। अब इन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं JUIF का हूँ तो मेरे तो वही लेंस होंगे, और इन्होंने बिल्कुल ये ठीक कहा, क्योंकि इनके जो हेड हैं, जो PDM के हेड हैं मौलाना साहब, वो तो मेरे ख्याल है पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि होने ही नहीं है इंतखाबात, अक्टूबर क्या उससे भी 1 साल की एक्सटेंशन हम लेंगे आगे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, जैसे ये कह रहे हैं ना कि रिकॉर्ड देखें, इनके हेड के भी ये रिकॉर्ड है। तो उनके लिए आइन क्या, कानून क्या, बाकी चीजें क्या, वो तो कह रहे हैं कि खुल जा समसम, हम जब ऑर्डर करेंगे तो तब इलेक्शन होंगे। फिलहाल हमें पता है कि हमें 2 वोट नहीं मिलने, इसलिए हमने इलेक्शन चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब आप आ जाते हैं कि जी हम मिल बैठ के ये फैसला करें, तो मिल बैठ के फैसला कैसे करें? आप खुद देखें कि इनके अपने जो लोग हैं वो कर क्या रहे हैं। एक जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, आइन तो वैसे ही सस्पेंड हुआ है, आप लोगों को कूट के मार रहे हैं, आपने बंदों को कत्ल कर दिया, आपने कातिलाना हमला किया। इस सबसे बड़ी जमात के हेड पे वो FIR नहीं लिखवा सका क्योंकि आपको पसंद नहीं है कि वो आपके ऊपर दर्ज करना चाह रहा है। और तीसरी बात, आप ये देखें कि आपने एक पूरा तमाशा करके एक मुल्क को, जो कि इस वक्त, मतलब आप देखें प्रोग्राम्स किस पे हो रहे हैं इस वक्त, वो जो मुफ्त आटा है उस पर 6 लोग मर चुके हैं, खातून आज मरी हैं। आपको पता है 46% इन्फ्लेशन हो गई हुई है। आपको पता है लोग जो कहे हैं वो इस वक्त भूखे नंगे बेरोजगार हो गए हैं। आज एप्टमा ने फिर कहा कि 70 लाख लोग जो हैं बेरोजगार कर रहे हैं क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लोगों के कंटेनर जो पड़े हुए, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, कोई ये लोग बात नहीं कर रहे, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। और सबको पता है कि IMF ने रिफ्यूज कर दिया, वो कहते हैं हम इसको ट्रस्ट नहीं करते। डार को बिठाया हुआ है, वो दे रिफ्यूज टू टॉक टू हिम। वो हर दफा आते हैं, कहते हैं जी 3 दिन बाद हो जाएगा, 4 दिन बाद हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा। क्लियरली उन्होंने कह दिया है, क्लियरली कह दिया है कि जी आपके एस्टिमेट्स वो 4 दफा रिव्यू करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं झूठे हैं, नंबर फजिंग हुई है। और आपको इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के, ना सऊदी अरेबिया ना आपको UAE पैसे देने को तैयार है। सबको पता है, तमाम इकोनॉमिस्ट आके TV पे कह चुके हैं कि जी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। ये करने के बाद
ये खड़े होकर कह रहे हैं कि आइन क्या, और आइन की ये जो सारे लॉयर्स कह रहे हैं और ये सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो बार एसोसिएशन कह रहे हैं, और जो आइन कह रहा है कि जी 90 दिन के ऊपर जा सकते हैं, ये सब बकवास है। और हाँ, ये 7-2 है, 4-3 है। मेरी बात सुने, वो जो मंसूर अली शाह और वो जो हैं, उन्होंने जो एक्सक्यूज कहा, उन्होंने उस पर तो नहीं कहा कि 90 डेज के अलावा नहीं हो सकते। उनका एक्सक्यूज था कि अस खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए, उनका डिसेंटिंग नोट उस पे था, और उन्होंने ये रीजन दिया था कि नीचे भी ये केस चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट पे। उसके ऊपर उन्होंने एक जवाब नहीं दिया। पूरी मुल्क ने ऐसे ऐसे एविडेंस लेके आए हैं जहां मंसूर अली शाह साहब खुद बैठे हैं और एक ऐसे केस पे सुप्रीम कोर्ट में फैसला कर रहे हैं जिसके केसेस नीचे हाई कोर्ट पे चल रहे हैं, उसके बाद वो चुप हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सही है, और लेकिन जो कंसल्टेशंस 1 महीने तक की हैं इलेक्शन कमीशन ने, मसला अंदीप साहबा ये है ना कि उन कंसल्टेशंस के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे इलेक्शन हो नहीं सकते, क्योंकि कोई इदारा उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। जिसने पैसे देने वो पैसे नहीं दे रहा, जिसने नफरी देनी है उसने नफरी नहीं दे रहा, कोई अगर पुलिस देनी है पुलिस नहीं दे रहा, तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करवाएगा जब हो ही नहीं सकता? देखिए, अभी ये आपको बताएंगे लॉयर्स हैं, मैं तो लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मुझे याद है कि जजमेंट में जो थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा था कि सारे अदारे कोऑपरेट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये मेरी आपसे छुपी हुई बात तो नहीं है, ये जितने अरब मांग रहे हैं, आपने देखा हर अखबार ने और इनकी अपनी नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी ने जो इन्होंने खुद बनाई, उसने कहा कि जी ऑल यू हैव टू डू इज कि 85 जो आपने कैबिनेट जहाज बनाया उसके 30 बंदे निकाल दें, और क्योंकि 23 में तो उसमें से 23 का तो पोर्टफोलियो ही नहीं है, आप उनको लेके रखे हुए हैं, वो एक बर्डन है। 200 बिलियन उन्होंने कहा खर्चा कम होगा, 200 बिलियन खर्चा कम होगा। इन्होंने कहा जी हम बड़ी गाड़ियां वापस मंगवाएंगे, उसका भी टीवी पे हर जगह आ गया कि उसमें से सिर्फ 4 बंदों ने गाड़ियां वापस की है, बाकियों ने गाड़ियां भी वापस नहीं की। तीसरी बात, इन्होंने 90 बिलियन अभी निकाला है, ये भी अखबार में रिपोर्ट हुआ है कि इन्होंने निकाला है अपने आप एमएनएस को नवाजने के लिए। 3-3 बिलियन एक दफा और 3-3 बिलियन 6-6 बिलियन निकाला है। ये सारा कुछ अखबारों में आ चुका है, और 1100 अरब इनका खर्चा है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पर मंथ का। अब इनको 11 महीने हो गए हैं, 1100 अरब खर्चा है। अगर इसको कम करें तो ये तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा अच्छा हुआ है। मैं तो कह रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट इनके एक एक खर्चे और अयाशी को ऐसे नुमाया करेगा और उसको पिनलाइज करेगा। चलें देखें सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो क्या निकात डिस्कस होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले। आजम अजीज तारड़ साहब ने बड़ा सराहा है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, उनका बयान भी मैं आपको सुनवाता हूं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने सराहा है इलेक्शन कमीशन के फैसले को, कहा कि बहुत अच्छा फैसला हुआ है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन ने जो कल फैसला दिया है उसको देखा है मैंने भी, मेरी अपनी राय में वो एक वेल रीजन्ड फैसला इसलिए है कि उन्होंने जो मौरूजी हालात हैं मुल्क में, देखिए सर आंखों पे आइन की पासदारी, सर आंखों पे के इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, लेकिन जब आइन पाकिस्तान ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है आर्टिकल 224 में कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए और निगरान सेटअप्स के अंडर होने चाहिए, और उसकी एक शिक में ये लिखा है कि असम्बली अगर तहलील होती है तो इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर करवा देने चाहिए, तो क्या ऐसे शिकों की तशरीह करते हुए सबको मिला के नहीं पढ़ना चाहिए? तो गोया पंसोटा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो इन तमाम शिकों को मिलाकर जो पढ़ा है, उन्होंने तशरीह ठीक नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने इसकी तशरीह ठीक की है कि इलेक्शन अभी नहीं हो सकते इन मारूजी हालात में। पहली तो बात ये जी कि आजम नज़ीर तारड़ साहब, मैं तो मेरे तो बड़े भाई हैं, उनके साथ मेरा एहतराम का ताल्लुक है, दोस्ती भी बहुत है, लेकिन आजम साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक्शंस को जस्टिफाई ज़्यादा किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी इदारा है एंड आई अस्यूम कि वो इंडिपेंडेंट इदारा है। उस इंडिपेंडेंट इदारे ने एक डिसीजन ले लिया 30 अप्रैल की डेट का। अचानक कागज़ वगैरह भी लोग सबमिट कर रहे हैं, हम तो आजकल अदालतों में मसरूफ़ भी बड़े हैं इस काम में। अचानक फेडरल गवर्नमेंट वगैरह की तरफ से जब बातें हुई, बल्कि जब वज़ीर आज़म साहब ने आई थिंक 1-2 घंटे पहले तकरीर की कि बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए, तो मुझे समझ हो गई थी कि टाइम पर नहीं होंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कम्प्लीटली समरसॉल्ट मारी और डिफरेंट कर लिया। तो मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस पर मुझे काफ़ी डाउट्स हैं। दूसरा, आर्टिकल 234 साइट कर रहे हैं,
ऐसी कोई बात आर्टिकल 234 में नहीं है कि आपने तमाम असेंबलीज के इलेक्शंस इकट्ठे करवाने हैं। 224 दूसरी बात 224 उन्होंने 234 एक्चुअली बोला था, लेकिन वो 224 है जिसकी बात कर रहे हैं, उस पर भी आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं जो जिस आर्टिकल का जिक्र करके जिस पे गवर्नर की एडवाइस है फलाना, उसमें क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड इन 90 डेज। 224 जिसकी बात कर रहे हैं वो नेशनल फेडरल जो आपकी असेंबली है उसके लिए बात है, जो नेशनल असेंबली अगर कभी डिसॉल्व होती है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जिसको कॉन्फ्लिक्ट बना के पेश किया जा रहा है कि अलग-अलग इलेक्शंस नहीं हो सकते। आगे चलते हैं। अब मैं सेनेटर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त दो बातें की। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है, मैं बिल्कुल अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ जी। 28/2 का भी ऑर्डर है, और उससे पहले जब बेंच ने साइन किया कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, इंटरेस्टिंगली वो ऑर्डर भी तमाम जजेस ने साइन किया। जिस टाइम पर जजेस ने साइन किया ऑर्डर साइन करने के बाद दे बिकेम फंक्टस ऑफ इश्यू, हमारी एक लीगल टर्म है कि उनका उससे ताल्लुक कोई नहीं, उन्होंने अपने जो एतराज़ात या जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो आ गई। उसके बाद 28 फरवरी का भी ऑर्डर जो है वो 28 उसको 3-2 से 9 जजेस ने, आप कह रहे हैं ये साइन किया कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। जी रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑर्डर है दैट हैज बीन साइंड बाय ऑल द जजेस, वो मेजॉरिटी का साइन, मतलब मेजॉरिटी नहीं सबका साइन है, ऐसे नहीं कि उनके साइन के बगैर अनाउंसमेंट हुई है कभी। सर मैं तो जनाब जो ऑर्डर पब्लिकली आया है मैं तो उसकी बात कर रहा हूं सर। ये सिर्फ एक सेकंड मैं अपनी कंप्लीट कर लूं मैं। अच्छा जी, वो आया, उसके बाद उसको सुपरसीड कर जाता है 28 फरवरी वाला ऑर्डर जिसके अंदर जजमेंट आ जाती है। और उससे भी आगे चलते हैं, क्या गवर्नमेंट ने जाके रिव्यू में इंसिस्ट किया कि जी अगले दिन इसको कहा जाए, सिवाय इसके के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, अगर ये सारी बातें हो जाए। और मैं तो समझता हूँ कि ये अच्छा हो जाएगा अब कि जो 4-3 वाली राइट थी, जो कि बड़ी कंटेम्पचुअस बातें की गई कुछ लोगों की तरफ से कि जनाब 4-3 है, ये वो मजाक उड़ाया गया, वो भी क्लैरिटी आ जाएगी कल। सवाल बड़ा एब्सोल्युटली क्लियर है कि जब भी कोई आपको प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई होती हैं, वो इसलिए नहीं दी जाती कि आप उनको इम्प्लीमेंट करें कि जनाब ये प्रोविजन है तो इसको हर दफ़ा हमने इंप्लीमेंट करना है और ताख़ीर करके ही करना है। 254 हो, आपकी 218(3) का जो मतलब इलेक्शन कमीशन खुद निकाल रहा हो, वो प्रोविजंस दे कम इनटू प्ले व्हेन दे आर इमिनेंटली रिक्वायर्ड। यहाँ पर तो दीदा दनिस्ता तौर पर उसको डिले कर के वहाँ पर लाया गया है। और मुझे 8 अक्टूबर की मंतक ये नहीं समझ आती, क्योंकि वो तो रीज़न नहीं दिया हुआ कि इकट्ठे उनको करवाना चाह रहे हैं, रीजन तो लॉ एंड ऑर्डर के हैं। तो पाकिस्तान के पिछले 25 साल में मैंने कभी कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं देखी कि ठीक हो। इलेक्शन हुए हैं, रमज़ान में भी इलेक्शन हुए 97 के। उससे आगे चलते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की जो फौतदीदगी है, उसके बाद भी फ़ौरन ये बेयर मिनिमम की जो ये तशरीह है कि जी 8 अक्टूबर, ये बेयर मिनिमम की तशरीह ये नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट की तशरीह है। और जब उस तशरीह के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना डिसीजन देने के बाद दोबारा अग्री करेगा, देन एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन दैट। मैं तो बल्कि आज प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई वांट टू वोट एंड आई वांट द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इन्फोर्स्ड। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने के लिए हर दफा हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, जिस एक्शन को बाय द वे मैं खुद को इतना अच्छा नहीं समझता। आइन की मंशा ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस फैसला करें। थोड़ा सा ये कर सकती है कि इलेक्शन कमीशन की इस ऑर्डर को सस्पेंड कर दे और सस्पेंड करने के बाद अपना पुराना ऑर्डर बहाल कर दे। बिल्कुल यही करेंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस लेट्स से इफ दे डिसाइड टू गो दिस वे, मैं ये नहीं कह सकता वो क्या करेंगे, बट लेट्स से अगर वो समझते हैं इस ऑर्डर को सस्पेंड करना है, ये इस ऑर्डर को सेट असाइड करना है एट सम स्टेज, तो पिछला ऑर्डर ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि जो अगला एक्शन गवर्नमेंट करेगी ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहलील कर देगी। और वो आप देख लीजिएगा कि ये दे कैन गो टू एनी स्ट्रेच ऑफ लिमिट्स कि जहां पर जाके वो चाहेंगे कि इलेक्शन ना हो। उस केस में भी ऑर्डर इंटैक्ट रहेगा 30 अप्रैल वाला, और वो ऑर्डर जो है वो कंप्लाई होना जरूरी है। वरना फिर मैं आपको बता रहा हूं असद साहब, होगा ये कि जिसकी पावरफुल बंदे की गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट की सब बात कर रहा हूँ, आमरों की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कर रही हैं, तो फिर ये 6-6 साल 2-2 साल जितनी देर आपको मर्जी चाहिए होगी आप उसमें अपनी हुकूमत करेंगे। इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रैकेट्स लगाई गई हैं, दे विल बी वायलेटेड। अगर आपने इन कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रैकेट्स को कंटिन्यूसली वायलेट किया तो ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं। आज इनको नुकसान है PTI को, कल हो सकता है कि PMLN को नुकसान हो, JUIF को नुकसान हो। हर पॉलिटिकल सोच का बंदा हैज़ टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। हालात कैसे गारंटी कर देंगे कि 8 अक्टूबर को, फ़र्ज़ करें अगर हम आज के ऑर्डर को मान भी लेते हैं एंड वेयर एज वाले ऑर्डर को, तो कैसे 8 अक्टूबर को आप मुझे बताइए कि फाइनेंशियल सिचुएशन, दूसरी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, इसके ऊपर मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा कि 20 बिलियन का बजट चाहिए, विच इज़ 0.015% ऑफ द फेडरल बजट। और ये जो है ये नेशनल पूल में हर वक्त पड़ा होता है, और नहीं है तो इंश्योर कर सकती है गवर्नमेंट, तो पैसे का भी मसला नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो सिचुएशन सर, मैं मतलब मेरे से बड़े, मैं तो उनका बहुत एहतराम करता हूँ, सेनेटर साहब भी यहाँ बैठे हैं, मैंने कभी पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी नहीं देखी जिसमें इंसान बाहर भी जा सके। तो ये आप इलेक्शंस की बात हुए हैं, बिल्कुल इलेक्शंस हुए हैं, ये मुनासिब बात नहीं है किसी भी। कामरान साहब, एक तो आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि वो अनाउंस कब हुआ था, आपको याद होगा कि जिस दिन 5 रुकनी बेंच बना था
उस दिन वो बहुत देर हो गई जजेस के आने में, तो फिर जजेस के आने से कुछ देर पहले कोर्ट के अमले ने अनाउंस किया कि 23/2 का ऑर्डर जो है वो अपलोड कर दिया गया है। सारे रिपोर्टर्स, मीडिया पर्सन भाग के बाहर गए, उन्होंने अपना मोबाइल उठाया, फैसला डाउनलोड किया और उस फैसले को पढ़ा तो पता चला कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। फिर जब हम अंदर वापस आए तो 5 कुर्सियां रह गई थी 9 की बजाय, और फिर 5 रुकनी बेंच अंदर आया था, आपको याद होगा। तो ये वो ऑर्डर है जिससे पता चला था कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। जी अच्छा, ऐसा है कि कोई चीज़ जो, जब एक चीज़ जो बेंच बन जाती है, तो क्या वो घर में बैठ के या ऑफिस में बैठ के या चैम्बर में बैठ के उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं दोबारा? उसके बाद उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए ना। और मेरे दोस्त ने कहा कि जी वो ऑर्डर मौजूद है या आपके पास मौजूद है, तो मुझे भी भिजवा दीजिए रिकॉन्स्टिट्यूशन का कोई, अगर ऐसा कोई एक्सप्रेस ऑर्डर है, और अगर वो रिकॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको भिजवा दूंगा सर। वैसे मैं ये टीवी पर दिखा चुका हूँ, वो ऑर्डर मैंने उस दिन टीवी पे दिखाया था। अच्छा, दिखाया होगा, मुझे भी भिजवा दीजिए। मेरे इल्म में भी तो इजाफा होना चाहिए, खाली आपके इल्म में तो इजाफा नहीं होना चाहिए ना। तो उसमें से 2 जजेस ने क्या जो है, वो 2 जजेस ने रिक्यूज किया था, जो बाकी यायर साहब थे और इसमें अतर मिनल्ला थे, उनको जो है बेंच से अलग करने का कोई रीज़न उनकी भी तो मौजूद होनी चाहिए ना। वो सारा कुछ मौजूद होगा तो वो यकीनन मुझे भिजवाइए, ताकि पब्लिक की कंजम्पशन के लिए वो होगा। फिर मेरे दोस्त ने एक और फरमाया कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी मौजूद है, तो वो मुझे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट भी अगर मुझे भिजवाया जाए तो कम से कम मेरे इल्म में मजीद इजाफा होगा। मुझे भिजवा दीजिए, ताकि फिर किसी प्रोग्राम में आपके इसमें प्रॉपरली इसमें डिबेट करेंगे। वैसे बाय द वे जो ना कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बात हुई, बहुत इसके ऊपर जो ना ये इसके साथ कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो गई है, तो वो जो लोकल बॉडीज़ वाला इलेक्शन के ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो सबको याद होगा। उसमें वो दौरानिया भी याद होगा, उसमें किसकी हुकूमत थी वो भी याद होगा, वो कितनी दफ़ा जो है ना उस ऑर्डर को बार बार रिपीट किया गया कि इसको इम्प्लीमेंट कर दें, वो भी याद होगा। पता नहीं, मुझे तो इतना ज़्यादा याद नहीं है। इसी तरह से जिस तरह से कह रहे हैं, तो ये सारा कुछ जो है ये इस मुल्क का माजी है, मगर ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर को जब आप कोई चैलेंज कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर भी कोई मौजूद है बकौल आपके, तो वो यकीनन जो है ना फिर उसको सुप्रीम कोर्ट उसकी एडजुडिकेशन करेगी, और जो भी हुक्म आएगा, और अगर कोई हुक्म हुआ तो वो लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड फिर इम्प्लीमेंट होगा। अगर किसी ने फर्ज कर लीजिए कोई उसकी वायलेशन की होगी और अल्टीमेटली इस नतीजे पे पहुंचे किसी ने कोई विलफुल वायलेशन की है, तो फिर उसकी जो है ना वो उसमें उसके कॉन्सिक्वेंस भी होंगे यकीनन। तो लेट इट बी बिफोर द कोर्ट। चलिए सर, पेंसोटा साहब कुछ मेरा ख्याल मैं सर बिल्कुल सर आपकी इजाजत से, आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वाला उठाया, क्योंकि इस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने 30 अप्रैल वाले जो डेट दी उसका जिक्र भी किया हुआ है। सो अगर तो ऑर्डर ऑफ कोर्ट मौजूद नहीं है, तो देन आई एक्सपेक्ट कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट है दे शुड फाइल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन, कि उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के गलत ऑर्डर का रेफरेंस दे दिया जो ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। आपके पास मौजूद है, मेरे पास तो है, तो सर मैं तो कहता हूं सर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फर्ज करके किया है। तो मेरा सवाल तो मुझे भिजवा दीजिए, कम से कम मेरे इल्म में इजाफा होगा। मैं सर एक सेकंड सिर्फ आपकी इजाजत से मुझे भिजवा दीजिए। बगैर साहब आप क्या कह रहे हैं, कोई फैसला नहीं आया था 5 रुकनी बेंच का? मतलब क्या, कि मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा। आप मैंने नहीं, ऐसा है कि 3 लोगों का अपना एक ओपिनियन है, 2 लोगों का अपना ओपिनियन है, और उससे पहले 2 लोगों का एक और ओपिनियन है। फिर जब इधर यहाँ पे ओपिनियन जो है ना अलग अलग हो जाए, फिर बाकायदा जो है वो अलग ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता है और वो इम्प्लीमेंट होता है। तो यकीनन मेरे भाई के पास होगा। उस ऑर्डर की पहली लाइन पे जो चीफ जस्टिस साहब ने लिखा था कि ये ऑर्डर 3-2 से जो है वो दिया जा रहा है, और उसमें 2 जजेस ने डिसेंडिंग नोट दिया। वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऐसा नहीं होता। अच्छा, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऐसा नहीं होता, वो नीचे होता है जाके, जहाँ पे जो है ना डाइसेंटिंग ऑर्डर्स होते हैं, डाइसेंटिंग व्यूज होते हैं, नीचे जाके कोर्ट ऑर्डर होता है। बाकी ऑर्डर्स देखिए दूसरे मामलात में जहाँ पे कोई डाइसेंटिंग वो आएंगे, व्यूज आएंगे, तो वहाँ पे भी कोर्ट ऑर्डर चलें। ये पेंसोटा साहब तो बहरहाल अपने मोबाइल में खोल होगा, तो मुझे भिजवाइए, कम से कम मैं देखूंगा ना, मेरे इल्म में इजाफा होगा। चलिए अंदलीप साहब ये आई थिंक अंदलीप साहब को भी पॉइंट शायद पसंद आएगा, वो है The 3 members before this court are found to be maintainable and disposed of as above. और ये I have appended a separate order, I have appended a note, ये 5 जजेस का साइंड है, और नीचे उन दोनों के नोट्स भी मौजूद हैं, और वो भी साइंड है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सर अवेलेबल। मुझे भिजवा, वो भी साइंड नहीं, मैं आपको भेज रहा हूं, मुझे भिजवा, वेबसाइट का लिंक भेजिए, ऑर्डर डाउनलोडेड ऑर्डर भेज दें या वेबसाइट का लिंक भेज दें। मैं भेजता हूं सर, जैसे आपको। चलिए ठीक है, लिंक भिजवा दें, अभी सर लिंक भिजवा दें कामरान साहब, वहीं से खोल के इसके ऊपर जो ना थोड़ा सा रिसर्च भी कर लीजिएगा। डन, ठीक है।
चलिए जी, अदलीन साहबा, ये तो खैर एक नई डिबेट आ गई कि ऑर्डर ही नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल के इंतखाबात का फैसला फिर किसी ऑर्डर का रेफरेंस देके किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, इस वजह से हम जो है वो हमने मुशावरत की और 30 अप्रैल को हम बहरहाल इलेक्शन कराने जा रहे हैं। अब वो 30 अप्रैल को नहीं करवा रहे क्योंकि अब उनके उसके बाद उन्होंने राय लिया बहुत सारे इदारों की और वो नहीं हो रहे। अब ये बताइए कि अब पीटीआई की स्ट्रैटेजी, एक तो जाहिर है आपने कोर्ट में तो जाना ही है, पॉलिटिकली आपकी स्ट्रैटेजी क्या बन रही है? इमरान खान को लगता है कि उन पर हमला हो जाएगा, खुदा न खास्ता उनको मारा जा सकता है, कारकुनान जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए सरगर्म है, एक जलसा आपने अनाउंस किया है, रात भर शायद तरावीह से लेकर और सहरी तक का एहतजाज का प्लान बना रहे हैं। पीटीआई क्या कर रही है बतौर यानी आउट ऑफ द कोर्ट? आप क्या करेंगे सड़कों पर? देखें, ये पहली दफ़ा है हिस्ट्री में। नॉर्मली ये होता है कि पहले एक जमात होती है, साथ कोई इस्टेब्लिशमेंट होती है, इस्टेब्लिशमेंट के दूसरी जमात के साथ होती है, और यही होता रहा है। कभी इस्टेब्लिशमेंट खुद आ गई, कभी किसी जमात में। ये पहली दफ़ा है 13 जमातें इकट्ठी, सारी ब्यूरोक्रेसी, लार्ज पार्ट ऑफ मीडिया, सारा कुछ इनके कंट्रोल में। इन्होंने कत्लो गारत मार मार के 752 हमारे बच्चे उठाए हुए हैं। 752 घरों में गए वीडियोस आपने देख ली। बूढ़ी औरतें, उनको मायों को, एक वो 3 दिन का बच्चा उसका कॉट तोड़ के वहां, और जो हमारे घरों में हरासा हो रहे। मेरे ऊपर आपको कितनी दफा मैंने बताया, 4 दहशतगर्दी के केसेस, 1 कत्ल का केस, और खान के ऊपर 97 केसेस, और सारे के सारे केसेस क्या है जी? 143, सेडिशन, टेररिज्म, ये तादाद बढ़ गई है। अदलीब साहब, आप अपडेटेड नहीं है। नहीं, मैं अपडेटेड नहीं हूं, आप सही कह रहे हैं। मैं सेंचुरी की तरफ जा रही थी, वो सेंचुरी से आगे बढ़ गया। तो ये इतने केसेस हैं, और मतलब अर्थक्वेक आया पाकिस्तान में, उसका केस, मतलब लोगों ने मजाक बना दिया। जिसके बाद जो कुछ ये हो रहा है, ये सारी ताकत, सारे पैसा, सारी पावर, सारा तशद्दुद, सारा जुल्म, सारा जबर, सारी फाशिज्म मिला के हमारे पास क्या है? हमारे पास अल्लाह ताला की ताकत, और उसके बाद अवाम की ताकत है। अवाम जो है वो खड़ी है। 1 साल से हम खड़े हैं। आप देखें, 1 साल हो गया। पिछले पहले रमजान को ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तब से हम सड़कों पे हैं। तब से रात को 12 बजे हम निकले असेंबली में से, अवाम बाहर निकले तो सारी अवाम सड़कों पे थी। तब से अवाम और हम सड़कों पे हैं, और हम रहेंगे। अभी हमारा वो जो अजहर मशवानी है, उसको उठा लिया, घर से बाहर निकला, उसको उठा लिया। 22 घंटे पता ही नहीं चल रहा कि बच्चा किधर है। आप सोचिए उसकी फैमिली की। ये फाशिज्म क्या, ह्यूमन राइट्स क्या, ये बिल्कुल जो है ना, मार्शल लॉ में भी ऐसे नहीं होता जो इन्होंने किया है। इन्होंने अपना नाम तारीख में रकम कर लिया है। ये जो सारे बैठे हैं, इनकी शक्लें, इनके नाम, इनका सारी करतूतें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। मेरा कच्चा छट्टा, आपका कच्चा छट्टा, और इनका कच्चा छट्टा, ये प्रोग्राम खत्म होने से पहले आ जाएगा और वायरल हो जाएगा। और ये जो इनको ये समझते हैं कि चलो अल्लाह माफी दे इमरान खान को, चलो 4 गोलियां लगी हैं, अगली दफा कुछ और कर लेंगे। तो उसके बाद जैसे ये हर रोज खड़े होके 15 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं कि ये फितना, इसको कुचल देना, इसको पाक कर देना पाकिस्तान को इससे। उसके बाद कोई इनको पता है कि क्या होगा? ये अगर आज श्रीलंका नहीं बना, और आज सिंगापुर नहीं बना, और इनके घरों तक नहीं पहुंचे लोग जिनके इन्होंने पेट काट के खुद याशियां की हैं जी, वो इसलिए क्योंकि इमरान खान रोज उनको लेक्चर देता है कि भाई तुमने पुरअमन रहना है, तशद्दुद नहीं करना। ये पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कोई हंगामा हो, लोग मरे, और ये फिर अपना मकसद हासिल कर ले। ये हमने रोका हुआ है। एक इसके बाद जो होना है, ये अगर दुबई चले जाएं, ये लंदन चले जाएं, ये कहीं भी चले जाएं, आप देखें इमरान खान के घर के बाहर कैसे लोग अपनी जानें देने के लिए खड़े हैं। एक एवन फील्ड के बाहर देखें, इनके घरों के बाहर देखें, लोग वहां सुबह से लेके वो ये तो ब्रिटिश सिटीजन्स है ना, सुबह से लेके शाम तक जो इनको कहते हैं, इनकी जुर्रत नहीं होती, वहां से पिछले दरवाजे से निकलते हैं। किसी रेस्टोरेंट में ये नहीं बैठ सकते, किसी सड़क पे नहीं ये जा सकते। ये इज्जत होती है और ये जिल्लत होती है, और ये अल्लाह के हाथ में है। सही है अदलीब साहबा, लेकिन ये शायद बेमानी है ना, अगर इलेक्शन ही नहीं होते और ये सारी जो सपोर्ट है ये अगर डब्बे में नहीं जाती,
तो इसका क्या फ़ायदा होगा? एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ, बाद अब वापस आते हैं, देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या इलेक्शन की तारीख दे सकता है आईनी और कानूनी तौर पर, जैसे कि 8 अक्टूबर की दी गई है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। पंसोटा साहब, एक तो ये बताइए कि अब मेरा हाफजा शायद कमज़ोर है, लेकिन जितना मुझे याद पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया और कहा कि थोड़ी देर में सुनाएंगे। फिर फैसला आ गया कि नहीं, कल सुबह 11:30 बजे सुनाएंगे, 11 बजे सुनाएंगे, 11 सवा 11 बजे। फिर अगले दिन 11 सवा 11 बजे 5 रुकनी बेंच बैठा और उन्होंने कुछ पढ़ के सुनाया, जो जिसको हम आज तक ऑर्डर, वो क्या है? मतलब वो जो उमर अता बंदयाल साहब ने सुनाया था वो क्या था? सर, मेरी ज़ाती नज़र में तो पहली बात है दैट वाज जजमेंट ऑफ द कोर्ट, जो कि ऑफ कोर्स इज़ अपलोडेड ऑन देयर वेबसाइट। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है विच इज़ साइंड बाय 5 देन जिन्होंने डाइसेंट किया, उन्होंने साइन करने के साथ लाइन डाली है कि डाइसेंट करने की वजह से हमने सेपरेट नोट्स अटैच किए हैं, उनका भी मौजूद है। उससे आगे चलते हैं। जो आपने सवाल बेसिकली पूछा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर है ये डेट की कि नहीं, कहाँ से स्टेम करता है, कि जस्टिस जवाद हसन साहब की जो जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट है उसमें पैराग्राफ 19 में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि क्लियरली ये चीज़ नहीं आइन में कि किसने डेट अनाउंस करनी है, बट 218 की रीडिंग फिर केस लॉ को रेफ़र करके उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि वो इमीडिएटली डेट अनाउंस करें, क्योंकि ये रोल उनका है। ऑफ कोर्स दिस हैज़ टू बी डन 112 के तहत चूँकि हुआ था, तो फिर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ज़रूरी थी, या गवर्नर ने ये डेट प्रोवाइड करनी थी, बट जो उस डेट की अनाउंसमेंट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी थी। और यहाँ पर चूँकि गवर्नर ने डेट प्रपोज करनी थी, फिर उनकी आपस में बातचीत होनी थी। वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा, पंजाब की हद तक और उधर केपी की हद तक, उन्होंने दोनों फैसलों में ये कहा कि अगर नहीं देते तो फिर ऑफ कोर्स सदर कैन ऑल्सो टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, बिकॉज केपी का जो फैसला था उसमें यह था कि वो गवर्नर ने असेंबली अप्रूव की थी जब उसको एडवाइस जो थी, पंजाब में नहीं हुई थी, तो सदर की भी अंडर द इलेक्शन एक्ट जो है वो एंट्री उसमें हो गई थी। तो ये तो बड़ा क्लियरली क्वेश्चंस आंसर्ड हैं सारे। सवाल ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ये लूप होल्स ढूंढ के चीज़ें डिले नहीं किया करती। ये लूप होल्स तो ढूंढते होते हैं कोई और लोग, या कभी कभी अदालतों ने ढूंढे हैं पाकिस्तान के पास्ट में, जो कोई अच्छे प्रेसिडेंट्स नहीं है। इस टाइम पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स या पॉलिटिशियंस इस मुल्क के जो ज्यादती कर रहे हैं, जो कि उनसे कोई करवा भी नहीं रहा, वो ये कर रहे हैं कि आइन के अंदर से जो उनको प्रोविजंस आजकल पसंद हैं, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की पसंद हैं, वो 254 पसंद है, वो 224 की अपनी रीडिंग पसंद है, कि जी जिससे मामलात डिले हों। ये मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, इधर ही शायद हमें मौका मिले इस प्रोग्राम में दोबारा डिस्कस करने का। अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो गया और अप्रूव हो गया, तो कल को अगर लेट से पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, ये इससे भी ज़्यादा काम डिले करने की पोजीशन में होंगे, और वो एक अच्छी बात नहीं होगी। या पीएमएलएन आ जाती है, ये जेयूआईएफ आती है, कोई भी आती है, अगर आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइंस मीट ना की, आई कैन अश्योर यू, मेरा तरह का जवाब हर हुकूमत के पास रहेगा। मेरा तो 20-22 साल का तजर्बा है, सेनेटर साहब में से बहुत सीनियर हैं, वो इस चीज़ को आई एम श्योर इंडोर्स करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइंस अगर आप नहीं इंडोर्स करेंगे तो इवेंचुअली ये गले का फंदा बनेगी, और उन लोगों के लिए बहुत आसानी होगी जिनको अदरवाइज अदालतों को और इधर उधर को इस्तेमाल करके पावर में आना पड़ता था। उनके लिए तो ये 254 की तशरीह इतनी खूबसूरत होगी, वो कहेंगे बस ठीक है, फिर 11-11 साल काम चलने दो। ये बिल्कुल सही है। इस पर कामरान साहब, ये तो एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट नहीं हो जाएगा, हर हुकूमत के पास कुछ ना कुछ जवाब तो मौजूद ही होंगे। पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन तो पिछले 20 साल में कभी भी नहीं रही सिक्योरिटी की, तो ये एक रवायत ना पड़ जाएगी। मैंने पहले अर्ज किया था, मैंने पहले अर्ज किया था, मेरा कोई दोस्त इसका जवाब नहीं दे रहा, हालांकि वो इंक्लिनेशन है सब दोस्तों की एक मखसूस समत में, मगर कोई इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि ये प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था लोकल बॉडीज के इलेक्शन का किसी मखसूस दौर में, और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई थी, तो वो एक चीज़ सेटल हो चुकी है। बात की है कि एक चीज़ कल सुप्रीम कोर्ट में जाने की है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं हम, बजाय कि इसको जो है ना ये मामले को यहाँ आर्ग्यू करें, यहाँ पे डिबेट करें, कल से उसके बाद चली जाएगी। अगर दस्तूर तोड़ा गया, वो भी जो है ना उसका भी जो कॉन्सिक्वेंस होगा सामने आ जाएगा। अगर फर्ज कर लीजिए सेक्शन 58 की इलेक्शंस एक्ट की गलत तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने, वो भी सामने आ जाएगी। कोई और चीज़ जो है ना वो कोई मैंडेटरी है इसमें 224 में, और उसमें या उसके किसी हिस्से को इन आइसोलेशन पढ़ा गया है, वो भी सामने आ जाएगा। वैसे वो 90 दिन की जो डेट की बात कर रहे हैं, वो 90 दिन की डेट की बात आर्टिकल 105 में लिखी हुई है। वो 90 दिन की डेट जो है वो इन एनी केस, मेरा अपना व्यू ये है कि वो गवर्नर ने ही देनी है, मगर उन्होंने कहा कि नहीं,
उसमें ये जो है ना वो एक डेट जो है वो गवर्नर ने देनी है, और दूसरे में शायद सेक्शन 48 है उसकी इलेक्शन एक्ट की, उन्होंने कहा कि नहीं दूसरी सदर ने देनी है, मगर वो स्टिल जो है ना वो इम्बिगुअस है, वो कहीं इन डिफॉल्ट नहीं है, मेरा अपना व्यू ये है। मगर इसको जाने दीजिए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इसकी तशरीह करे, अपने आर्डर की भी तशरीह करे, इलेक्शन कमीशन के इख्तियार भी वाजे हो जाएंगे, और फिर जो भी होगा वो जाहिर है। कामरान साहब एक और बात बताइए कि ये इम्प्लीमेंट करेंगे जो क्या केयर टेकर सेटअप जो है ये 90 दिन से आगे कंटिन्यू कर सकता है, या ये 90 दिन के बाद खत्म हो जाएगा और फिर कुछ और सेटअप? देखिए प्रिंसिपली जो है वो इलेक्शन जो है वो टाइम पे होने चाहिए, मगर हुआ इस मुल्क में क्या है वो उसको जरा देखिए। एक जो है कौमी असम्बली में जब अदम एतमाद की तहरीक आती है और वो दस्तूर के मुताबिक आती है, फिर इमरान खान साहब क्या करते हैं वो किसी के जहनों में नहीं है कि इमरान खान साहब ने क्या किया, सूरी साहब ने क्या किया, किस तरह फवाद साहब ने क्या किया, किस तरह से सारे मामले को नॉकआउट किया। ठीक है, वहां पे जो है ना वो मसला सिर्फ उनकी अपनी अना का था। फिर अगेन जो है ना वो जो अपनी अना जो है ना वो जब वो रिस्टोर हो गई, वो ख़त्म हो गई, वो असम्बली रिस्टोर हो गई, फिर अपनी अना को बचाने के लिए जो है ना मुसलसल चलते 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 ये दो असम्बलियों की वायलेशन उसकी जो है ना वो उनको ख़त्म करने पे मामला आया, ताकि सारे का सारा जो है ना वो इलेक्शन होगा। अब पाकिस्तान की स्कीम ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शन की स्कीम ये है, यहाँ इलेक्शन हमेशा इकट्ठे हुए होते हैं। 224 में ये जो केयर टेकर सेटअप का वो डाला, या जिसको मेरे दोस्त कह रहे थे कि वो कानून वो दस्तूर में नहीं लिखा हुआ, वो ये यकीनन एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ, मगर स्कीम ये है 2010 से कि इलेक्शन केयर टेकर सेटअप में होंगे। अब आधा केयर टेकर सेटअप है, आधा जो है ना वो पॉलिटिकल सेटअप है, और ये इसके बाद जो है ना जिस वक्त इलेक्शन अक्टूबर के होने हैं जी कामरान साहब, ये रास्ता तो खुद पीडीएम के रहनुमाओं ने, फिर यही वाइस वर्सा हो जाएगा। इमरान खान को ये रास्ता खुद पीडीएम के रहनुमाओं ने नहीं दिखाया था, क्योंकि मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज शरीफ, फिर एहसन इकबाल साहब, फिर इन तमाम लोगों ने कहा था कि कामरान साहब, इन्होंने इन तमाम लोगों ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब, इन्होंने कहा कि आप दो असम्बलियों के को तोड़ें, हम जनरल असम्बली तोड़ देंगे और सारे मुल्क में इलेक्शन कराएंगे। तो इमरान खान को तो हौसला खुद पीडीएम के लोगों ने दिया और बाद में असम्बली नहीं तोड़ी। किसे हौसला नहीं था, ये उनको एक तरफ जो है ना वो कह रहे थे कि तोड़ो आप इलेक्शन असम्बली तोड़ो, तो उसने तोड़ दी, तोड़ के बैठ गया। अब कहता है मुझे क्या पता था कि ऐसे हो जाएगा। ये बात सिर्फ एक शख्स के अना की है, बात 2 महीने इलेक्शन आगे जाने से या पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात जो है फेयर और फ्री इलेक्शन की है, पूरे मुल्क में एक जगह इलेक्शन होने की है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है। ये नहीं कि आप उसमें अपने मतलब की जो है ना वर्सेस चुन लें और बाकी जो है ना बगैर मतलब की जो आपको अच्छी सूट नहीं करती उसको छोड़ दीजिए। तमाम के तमाम उसको दस्तूर को इकट्ठा मिला के पढ़िए। आर्टिकल 224 पढ़नी है तो इकट्ठी पढ़िए, अगर बाकी कोई और चीज देखनी है पूरी इकट्ठी देखिए। यकीनन इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं, चोजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए जो ये मुल्क चलना है, और इलेक्शन जो है वक्त पे होंगे, अक्टूबर में जाके होंगे। ठीक है, कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं वो सेनेटर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी अबाउट द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस वाला ऑर्डर जो है, लेकिन वो इंटरेस्टिंगली वो ऑर्डर मैं उसी का एक और सीक्वल बता देता हूँ। अभी दिसंबर में ऑर्डर आया था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस इस्लामाबाद का, वो तो पीडीएम ने वायलेट किया और उसमें सेनेटर साहब खुद भी मौजूद हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़ा गलत काम किया है वो। मैं तो उसको बिल्कुल कंडेम करना चाहता हूं। आपको याद नहीं है? मैं तो सर अभी लेटेस्ट बात करूंगा जो आपने की, और बिल्कुल मैं कंडेम करना चाहूंगा उसको कि पीडीएम तो नहीं चाहिए था कि काम। इमरान खान वाले दौर का आपको याद? सर वैसे आपसे सीखा, इमरान खान वाले दौर का याद नहीं आ रहा। उसमें तो रिव्यू में चले गए थे और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 120 दिन में अब कराने का कहा हुआ है, तो अभी वो अब ये वाला इससे भी रीसेंट फैसला जो है वो इन प्लेस है। मैंने कहा शायद हो सकता है उसकी बात कर रहे हो। अब वो नहीं, वो अरबाब ताहिर साहब वाला किसी को याद नहीं आता वो ऑर्डर। सर वो पुराना हो गया। ताहिर साहब वाला तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि अब भी 120 ना जो इमरान खान के दौर में हुआ था। सही कह रहे हैं, दैट्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंट। मैं आपसे एग्री करता हूं। ऐसे खेलना है पेंसोटा साहब, ऐसे खेलना तो फिर ऐसे खेलें जो कामरान साहब इस मुल्क में जी। हाँ, इस मुल्क में 90 दिन की बजाय सुप्रीम कोर्ट 3 साल में भी इलेक्शन का कहती रही है, याद है ना आपको? That's a valid point. That's a valid ठीक है। point. चलें अजीज साहब, ये अब आपको ये बेसिकली हाँ। ताने पड़ रहे हैं आपको, पंजाब में भी आपने इंतखाबात नहीं कराए, अब देखें ना प्रेसिडेंट आपने भी सेट किए हैं वो कुछ ऐसे जो आपके सामने आ रहे हैं। देखें ये जो प्रेसिडेंट चाह रहे हैं ना, वो वाली अदालतें जहां आप फोन करें जस्टिस अब्दुल कयूम को और आप कहें कि जी इसकी सजा बढ़ा दो, इसको टांग दो, इसको ये कर दो, और वो प्रेसिडेंट ये चाह रहे हैं कि जब कोई जज ना माने, सजाद अली शाह वगैरह, आप हल्ला बोल दें सुप्रीम कोर्ट पे, तोड़ें शीशे और उनके जजेस को अपनी जान बचाने के लिए बाथरूमों में घुसना पड़े। ये वो प्रेसिडेंट मांग रहे हैं जहां अरशादनामा पे जस्टिस अरशाद ने लिखा हुआ है
कि बोरियां भर भर के, बैग भर भर के पैसों के बलूचिस्तान बेंच को गए उसको तोड़ने और उसको खरीदने। तो ये प्रेसिडेंट ये चाह रहे हैं, इनकी हिस्ट्री भरी हुई है, 30 साल इन्होंने इस तरह से हुकूमतें की हैं, और बकौल खाकान अब्बासी के 2 दिन पहले और उससे पहले नवाज शरीफ के भी, कि जी 71 के बाद सारे ही इलेक्शन फिक्स थे। तो 4 दफा ये आए, 5 दफा पीपल्स पार्टी आए, खुद अपने मुंह से मानते हैं कि जी हमें तो कोई वोट देता नहीं था, हम तो फिक्स करके आते थे। अब ये हाल है कि इनके मतलब बाय द टाइम ये प्रोग्राम खत्म होगा, मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी अनपॉपुलैरिटी जिस पे इन्होंने बहुत माशाल्लाह ये भी प्रोग्राम में जितना खूबसूरत नैरेटिव दिया पीडीएम का, उस 67% अनपॉपुलर थी, नेगेटिव, वो मेरे लिए 70% हो गई होंगी। और ये हिस्ट्री में कभी इनके कोई पॉपुलर मतलब अनपॉपुलर इतने हुए ही नहीं। माशाल्लाह इनके अपने लीडर जो मौलाना है वो तो 0% पे भी नहीं आते, जो मर्जी आप सर्वे उठा ले। तो ये कभी भी ऐसी अदालतें जो कि फैसले करें आइन की बेसिस पे कभी भी नहीं चाहेंगे। ये तो वो चाहते हैं कि खुल जा समसम, अब्दुल कयूम, और ले जाओ पढ़ जाओ। मैं आप देखें एन पैटरसन को क्या कहा मौलाना फजलुर रहमान ने, उसने विकी लीक्स के अंदर साफ आया कि जी मिन्नतें करने आया मेरे पास मौलाना फजलुर रहमान कि जी मुझे बना दे प्राइम मिनिस्टर, तो जो मर्जी करें आप, ड्रोन फेंके पाकिस्तान पे। ये विकी लीक्स में एन पैटरसन ने लिखा है, आज तक इन्होंने उसको क्वेश्चन नहीं किया, आज तक नहीं कहा। तो ये तो इनका चलें, बस मैं आखिर में मैं चाहूंगा कि जरा इसको हम कंक्लूड कर लें। जनरल पाशा को हम क्वेश्चन करते हैं, जो लाया था जनरल ज़हीरुल इस्लाम को हम क्वेश्चन करते हैं, जो 2018 वाला जो ना मास्टरमाइंड था, ये सारा कुछ आप भूल गए हैं। जनरल मुशर्रफ आपको लेके जो ना गोद में लेके आगे बिठाता रहा, अब फिर आपको जो ना एस्टेब्लिशमेंट की जो ना सपोर्ट चाहिए, वो आप सारा कुछ जो है ना आपका मसला जो है वही एस्टेब्लिशमेंट है। आप दूसरों को जो है ना वो कभी आपको शक्ल पसंद किसी की नहीं आती, कभी आपको किसी की कोई और चीज पसंद नहीं आती, आप अपना सियासत करिए। मगर ये दूसरों साहब मुझे ये बता दें कि आप लीगली क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक, क्या आज खुद नोटिस भी लिया जा सकता है, क्या उस दरखास्त को सुना जा सकता है जो असद उमर लेकर जा रहे हैं, क्या ऑर्डर सस्पेंड हो सकता है, क्या कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है? ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं कानूनी आइन तौर पर? और यही 5 रुकनी बेंच सुनेगा जिनके पास पहले सुना गया। टेक्निकली स्पीकिंग अगर तो कंटेम्प्ट में जाएंगे फिर तो इसी बेंच को सुनना पड़ेगा, लेकिन अगर एक फ्रेश पिटिशन फाइल करते हैं लेट्स से 1843 की, उसके लिए बेंच नया भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। बट आइडियली यही होना चाहिए कि ये बेंच सुने, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना व्यू भी दिया हुआ है, और वो फिर एक नया बेंच बनाने के ऊपर बिल्कुल बात हो सकती है। मेरा ख्याल है सो मोटो की शायद ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि पिटिशंस फाइल हो गई हैं, ठीक है, और सो मोटो को चीफ जस्टिस अगर लेना चाहेंगे तो वो भी उनके पास इख्तियार मौजूद है। बट चूंकि चीज़ उनके सामने आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ अ पिटिशन, वहाँ पर फैसले आ जाएंगे, और जिस तरह सेनेटर साहब ने कहा था कि सारे सिचुएशंस या इशूज़ जो हैं उसमें क्लियर हो जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट को ये काम अगले 1-2 दिन में कर देना चाहिए, उसमें कोई ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, ताकि अगर ये बात 8 अक्टूबर तक जाए तो पार्टीज उस हिसाब से हो जाएं, और अगर 30 अप्रैल तक भी होना है तो पार्टीज उस चीज़ को फॉलो कर लें। लेकिन एक फाइनल हमारे सामने आ जाए, एक फाइनल लाइन में बोलना चाहूंगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस का यूनाइट होना इस मुल्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट सो मेनी ईयर्स ये काम नहीं हो पा रहा। आज पीटीआई को बड़ा दिल करना है या जिस पीडीएम को बड़ा दिल कर रहे हैं, जिसको भी करना है, पॉलिटिकल फोर्सेस हैव टू यूनाइट टू मेक श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत शुक्रिया अहमद पंचोटा साहब, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, बात साहिबा प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।